we fall, we break, we fail, but then we rise, we heal, we overcome. यही तो लाइफ के मंत्र हैं। हम सबके साथ ये होता है, लेकिन हम फिर भी आखिरकार ओवरकम कर ही जाते हैं। तो इसी के साथ हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, और उस नए चैप्टर का नाम है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, मतलब फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जिन्हें हम बोलते हैं दिव्यांग। ओके, तो उनके लिए फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स का कैसे मतलब हम बंदोबस्त करें, कैसे उन्हें उन तक एजुकेशन पहुंचाएं, वो भी फिजिकल, और स्पोर्ट्स में कैसे उनका पार्टिसिपेशन इनहेंस किया जाए, बढ़ाया जाए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4, क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन। और फर्स्ट टॉपिक आता है इसमें डिसेबिलिटी वर्सेस डिसऑर्डर। क्या आता है? डिसेबिलिटी वर्सेस डिसऑर्डर। हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। सेकंड नंबर पर हम टॉपिक डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप की डिसेबिलिटीज होती हैं। थर्ड पर हम डिस्कस करेंगे कि कारण क्या है डिसेबिलिटीज के। ये तीन चीजें डिस्कस करेंगे, और आखिर में एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन के तौर पर जो चीजें हमें पता होनी चाहिए वे हम समझेंगे। क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें समझना है डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर। डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को इसी में रहता है कि आखिर डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर में डिफरेंस क्या है। किताब में भी कुछ इतना अच्छे ढंग से समझाया नहीं गया है। देखो, जो डिसऑर्डर है सबसे पहले उसे समझते हैं। तो डिसऑर्डर है क्या? डिसऑर्डर सिंपली एक डिसफंक्शन है। क्या है? एक डिसफंक्शन। डिसऑर्डर क्या है? डिसफंक्शन। लेकिन डिसफंक्शन किसका? डिसफंक्शन मतलब फंक्शन ना करना। लेकिन किसका फंक्शन ना करना? फंक्शन ना करना जैसे आपका साइकोलॉजिकल डिसफंक्शन हो जाना, आपका थॉट प्रोसेस, आपका जहां मेमोरी स्टोर होती है, मेमोरी स्टोरेज, जो इंफॉर्मेशन स्टोर है सब बाहर निकालना, मतलब प्रोसेसिंग उसकी, ये सब डिसीजन मेकिंग, ये सब ना कर पाओ, अगर साइकोलॉजिकल डिसफंक्शन हो जाए वो भी एक डिसऑर्डर है। या फिजियोलॉजिकल डिसफंक्शन हो जाए, कोई फिजिकल आपको डिसऑर्डर हो जाए, तो वो भी आपका क्या है? एक मतलब डिसऑर्डर ही है। तो आखिर ये जो डिसऑर्डर है ये डिसेबिलिटी से कैसे अलग है? देखो ध्यान से सुनना। परमानेंट अगर डिसऑर्डर चले उसे ही हम डिसेबिलिटी बोलते हैं। सो डिसेबिलिटी क्या है? एक प्रकार का डिसऑर्डर है, लेकिन कैसा? जो कि पूरी लाइफ लॉन्ग चलता है। फॉर एग्जांपल ध्यान से सुनना कि मान लो ईयर में इन्फेक्शन हो गया। ओके, तो अगर ये ईयर का इन्फेक्शन ट्रीटमेंट होने के बाद दूर हो जाता है तो ये था डिसऑर्डर एक तरीके का। क्या? फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, फिजियोलॉजिकल डिसफंक्शन, फिजियोलॉजिकल इंपेयरमेंट, बहुत सारे वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं, बात एक ही है। लेकिन अगर ये ठीक नहीं होता ट्रीटमेंट के बाद भी, हीलिंग जब हो रही है तभी ये परसिस्ट कर रहा है, ट्रीटमेंट होने के बाद भी ये रहता है, इसका मतलब ये है कि ये बन गया है डिसेबिलिटी। तो डिसेबिलिटी जनरली टर्म यूज किया जाता है उस डिसऑर्डर के लिए जो कि लाइफ लॉन्ग चलता है, और ये फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है और साइकोलॉजिकल भी हो सकता है। तो ये था डिफरेंस डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर के बीच में। ओके, अब सेकंड टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं। सेकंड टॉपिक हमारा डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर के बाद कि डिसेबिलिटी कितने टाइप की होती है। अब देखो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि मतलब तो होते हैं उनके अलग अलग, काफी डिफरेंस होता है उनके बीच में, जैसे डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर के बीच में, बट हम उन्हें सेम सेंस में इस्तेमाल कर लेते हैं। कुछ और वर्ड्स आप कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। हम तो अपने सेकंड टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं कि टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी के टाइप। अब एक्चुअली हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर की। डिसऑर्डर के टाइप्स के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन लिखा क्या है मैंने? टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज। तो ऐसे चल जाता है, ये सेंस चल जाता है, लेकिन आपको बस डिफरेंस समझ में आना चाहिए। जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है वो आगे पढ़ेंगे हम। डिसऑर्डर्स 5 टाइप के, ओडीडी, एएसडी, ये सब टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी लिखा है, लेकिन मैं वर्ड डिसऑर्डर भी इस्तेमाल कर सकता हूं जब मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा। तो 3 टाइप के होते हैं डिसेबिलिटी। पहला कोग्निटिव डिसेबिलिटी, कोग्निटिव डिसेबिलिटी।
कॉग्निटिव डिसेबिलिटी क्या होता है? जब भी वर्ड कॉग्निटिव आ जाता है तो उसका मतलब होता है आपकी थॉट प्रोसेस से रिलेटेड चीजें, आपके मेमोरी स्टोरेज से रिलेटेड चीजें। आप इंफॉर्मेशन अगर आपके सामने कोई आती है, या तो आप उसे ग्रेस्प नहीं कर पाएंगे, मतलब समझ ही नहीं पाएंगे, समझ लिया तो स्टोर नहीं कर पाएंगे, स्टोर कर लिया तो बाहर उसे फिर निकाल नहीं पाएंगे, किसी को समझा नहीं पाएंगे उसे, तो ऐसी प्रॉब्लम आपको आती है, डिसीजन नहीं कोई ले पाएंगे आप। ये सारी चीजें आपकी कोग्निटिव डिसेबिलिटीज में ही आती है। लर्निंग प्रोसेस आपका, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। तो कोग्निटिव डिसेबिलिटी पहले टाइप की डिसेबिलिटी हो गई। सेकंड आपकी जो डिसेबिलिटी आती है इसमें, वो आती है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ये भी एक्सटेंशन ही है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एक्सटेंशन है किसका? कोग्निटिव डिसेबिलिटी का। बस यहाँ पर क्या आ जाता है, आपके बिहेवियर से रिलेटेड चीजें भी आ जाती हैं। आपका बिहेवियर यहाँ पर एडेप्टिव नहीं रहता। जैसे आप एडप्ट हो जाते हैं ना सोसाइटी के अंदर, आप एडप्ट नहीं हो पाते, खुद को ढाल नहीं पाते सोसाइटी के अंदर या और चीजों में, किसी भी काम के अंदर खुद को ढाल नहीं पाते। बाकी ये सारी कोग्निटिव वाली चीजें तो इसमें आएंगी आएंगी, लर्निंग प्रोसेस से रिलेटेड सारी चीजें, ठीक है। बिहेवियर इसमें अलग से आते हैं। थर्ड एंड लास्ट टाइप होता है फिजिकल डिसेबिलिटी। फिजिकल डिसेबिलिटी आपको पता ही है क्या होती है, इसका तो उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। पैरालिसिस हो जाए वो भी एक फिजिकल डिसेबिलिटी है, और या फिर आपको लंग्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाए, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, वो भी एक आपका डिसेबिलिटी है, लेकिन कौन सा? फिजिकल डिसेबिलिटी। ओके, तो ये 3 टाइप की डिसेबिलिटीज आपकी होती हैं। थर्ड जो हमारा टॉपिक था वो था कारण क्या है आखिर डिसेबिलिटीज के। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं डिसेबिलिटीज के, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण होता है ना डिसेबिलिटी का, उस पर आज तक गौर ही नहीं किया जाता था कि अच्छा ये भी कारण हो सकता है डिसेबिलिटी का। वो कारण है जेनेटिक कॉजेस, माता पिता से बीमारी का मिलना। अब वो कैसे मिलती है देखते हैं। कॉजेस ऑफ डिसेबिलिटी, कॉजेस ऑफ डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी के कारण क्या क्या हैं? पहला कारण हमारा हो गया डिसेबिलिटी का जेनेटिक कॉजेस। जेनेटिक कॉजेस, ये जेनेटिक कॉजेस क्या है? देखो, मान लो कोई विमेन है और वो प्रेग्नेंट है, कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, और अगर आप उसके साथ वायलेंस करेंगे, मतलब उसकी जो मेंटल हेल्थ है उसे बिल्कुल डिस्टॉर्ट करके रखेंगे, उसे स्ट्रेस में रखेंगे, जब तक उसका मतलब जो बच्चा है वो जन्म नहीं लेता है, तब तक अगर वो एक ऐसी साइकिल से गुजरेगी जिसमें उसे डिस्ट्रेस मिले, उसके अलावा और कुछ नहीं। मतलब डिस्ट्रेस एक अपने आप में ही एक पूरा का पूरा मतलब सेंटेंस हो गया। डिस्ट्रेस के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, मतलब स्ट्रेस एंड एंजाइटी, ये सारी चीजें। तो अगर इस कंडीशन में वो रहती है, तो जो उसका बच्चा जन्म लेता है, बहुत पॉसिबिलिटीज है कि वो डिसेबिलिटीज के साथ पैदा हो। जब मैं बात करता हूँ जेनेटिक कॉजेस की, तो मैं बात करता हूँ मेंटल डिसेबिलिटीज की ज्यादातर केसेस में। मेंटल डिसेबिलिटीज आगे हम पढ़ेंगे, बहुत टाइप के डिसऑर्डर्स होते हैं, वो उनका जो मेन कारण होता है वो क्या होता है? ये जेनेटिक कॉजेस, माता पिता की वजह से, क्योंकि उस समय मेंटली और फिजिकली हेल्थी रहना काफी जरूरी है। मान लो उसे न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है कि बच्चा जब पैदा हो, एक तो काफी लाइट वेट वो हो, मतलब उसका वजन काफी कम हो, और पील या और दूसरी जो बीमारी है वो उसे पैदा होते ही हो जाए, मेलन्यूट्रिशन का वो शिकार हो जाए। तो इसके कारण क्या है? जेनेटिक कॉजेस, किसके? डिसेबिलिटीज के। ज्यादातर मेंटल डिसेबिलिटीज का कारण होता है, फिजिकल डिसेबिलिटीज का भी कारण होता है, लेकिन कुल मिला के बात यह है कि डिसेबिलिटीज का सबसे मेन कारण क्या है? जेनेटिक कॉजेस। तो पहले इन पर ध्यान नहीं दिया जाता था। दूसरा पुअर्टी तो है, क्योंकि अगर पुअर्टी होगी तो समझो सब कुछ फुलफिल हो गया भाई, जेनेटिक कॉजेस अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि जब पुअर्टी होगी तो न्यूट्रिशियस फूड कहां से मिलेगा? और पुअर्टी है इसका मतलब बहुत ज्यादा चांसेस है कि एजुकेशन भी नहीं है, क्योंकि अगर एजुकेशन होती तो पुअर्टी का तो शायद मतलब बैठता नहीं है। तो एजुकेशन नहीं होगी, ज्यादा चांसेस इसके हैं, और अगर एजुकेशन नहीं होगी तो बिहेवियर सही नहीं होगा, बिहेवियर सही नहीं होगा तो फिर वही डिस्ट्रेस की कंडीशन में वो बेचारी फंस जाएगी, और सारा असर पड़ेगा फिर न्यू बॉर्न बेबी पर। तो पुअर्टी के बाद तीसरा बड़ा कारण एक्सीडेंट्स। ऐसा भी तो हो सकता है
कि बच्चा पैदा हो गया लेकिन उसके बाद भी तो एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, सर से कुछ टकरा जाए या होने के बाद उसके जन्म लेने के बाद उसे न्यूट्रिशियस फूड ना मिले तब भी तो उसे ऐसी चीजें हो सकती हैं, या उसका जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो ऐसा हो, इतना डिसरप्टिव हो उसके लिए, उससे भी तो डिसऑर्डर अपने अंदर पैदा कर सकता है और मेंटल डिसेबिलिटीज का शिकार बन सकता है। तो समझ गया ना डिसेबिलिटी डिसऑर्डर, मैंने इंटरचेंज करके इस्तेमाल कर रहा हूँ, इतना तो समझ गया कि अगर वो डिसऑर्डर लाइफ लॉन्ग रहता है इसका मतलब डिसेबिलिटी बन गया है। ठीक है, ऐसे कितने कारण लिख सकते हैं आप, यहाँ पर आप लिख सकते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स, आप लिख सकते हैं कि मेल न्यूट्रिशन की वजह से कैसा हो सकता है, ये सारे कारण आपके इंटर रिलेटेड हैं। अभी हम बात करेंगे ना इसके बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में, तो वहां पर भी यही है कि सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपस में इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट भी बोल सकता हूं, एक दूसरे पर डिपेंड करता है। ऐसा ये है यार, ये सभी चीजों का कारण हो सकता है, पुअर के कारण मेल न्यूट्रिशन का भी शिकार हो सकते हो, ये एनवायरमेंटल फैक्टर भी जनरेट कर रहा है, एक्सीडेंट तो क्या नहीं, जेनेटिक कॉजेस भी जनरेट कर सकता है, तो ये सारे आपस में इंटरडिपेंडेंट है, इंटर रिलेटेड है, और ऐसे 8-10 आप लिख सकते हैं। इसके लिए आपको कोई रट्टा अलग से मारने की आवश्यकता नहीं है। तो साफ दिख रहा है ना एकदम, मेरी जो हालत है उसकी प्रॉब्लम नहीं है, बस आवाज क्लियर होनी चाहिए और ये साफ दिखना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के पास हम जाकर पहुंचते हैं। आखिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूं आज, इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत ही हॉट टॉपिक है। हर समय आपको हर टीवी चैनल पर तो शायद नहीं लेकिन इंटरनेट पर अच्छी वेबसाइट्स पर आपको मिल ही जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई ना कोई टॉपिक, क्योंकि क्लाइमेट चेंज ने हमारी ऐसी की तैसी कर रखी है। ये इसका उल्टा बोलो कि हमने क्लाइमेट की ऐसी की तैसी कर रखी है, हमारी वजह से तो आखिर ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अभी फिलहाल हम ऑलरेडी 1 डिग्री ज्यादा, एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर 1 डिग्री ज्यादा है जितना पहली शताब्दी में था, हम पहले ही ऑलमोस्ट 1 डिग्री ज्यादा टेम्परेचर में जी रहे हैं। और सुन लो 2050 तक आगे आने वाले सालों में $500 बिलियन, यस 500 बिलियन डॉलर या फिर $0.5 ट्रिलियन बोल सकते हैं आप इसे। अब ये क्या कितना बड़ा नंबर है कैसे अंदाजा लगाऊं, जो इंडिया की इकोनॉमी है वो $2.2 ट्रिलियन की है, $2.2 ट्रिलियन की, और मैं कह रहा हूं 0.5 ट्रिलियन, तो अंदाजा लगा सकते हैं 140 करोड़ की आबादी वाले देश की जीडीपी या इकोनॉमी इतनी बड़ी है 2.2 ट्रिलियन डॉलर, और मैं कह रहा हूं 0.5 ट्रिलियन डॉलर आपको खर्च करना पड़ेगा एडेप्टेशन पर, क्योंकि क्लाइमेट इतनी तेजी से चेंज हो रहा है। एडेप्टेशन तो समझते होगा ना, ढलना, अपने एनवायरनमेंट में अब ढलने के लिए हमें इतना पैसा खर्च करना पड़ेगा। कैसे खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि गर्मी इतनी बढ़ती जा रही है, जहां गर्मी है तो गर्मी बढ़ती जा रही है, सर्दी है तो सर्दी बढ़ती जा रही है, हमें ऐसे चेंजेस लाने पड़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस भी लाने पड़ेंगे, हर तरीके के चेंजेस लाने पड़ेंगे जिसकी वजह से हम अडेप्ट कर सके इस एनवायरनमेंट को आगे चलकर। तो कहीं बारिश इतनी आएगी कि घर बर्बाद, तो कहां से पैसा लाओगे, वो पैसे यही तो है, और वो किसकी वजह से होगा, एनवायरनमेंट चेंज, क्लाइमेट चेंज। तो अब हम बढ़ते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स मोस्ट फेमसली नोन एज एसडीजीज। तो टोटल 17 है, टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। 2015 में हमने ये डिसाइड किए थे कि हाँ भाई इन फैक्टर्स पर, इन गोल्स पर हमें वर्क करना है 2030 तक, इनमें से मोस्ट ऑफ दी को हमें पा लेना है। जैसे पहला गोल क्या है हमारा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो सब समझते हैं, एक ऐसा डेवलपमेंट जो कि हमारी नीड्स को भी पूरा करे और फ्यूचर जनरेशन की जो एबिलिटी है, क्षमता है, उनकी बेसिक नीड्स को पूरी करने की, वो भी बनी रहे, वे भी आके अपनी बेसिक नीड्स पूरी कर पाए। ऐसा ना हो कि भाई ग्राउंड वाटर तो कुछ ज्यादा ही अंडरग्राउंड हो गया, ग्राउंड वाटर ही अवेलेबल उनके लिए ना हो। अभी जिस इलाके में हैं आप, शायद उस इलाके में वाटर है, मोस्ट प्रोबेबल, लेकिन शायद आगे जाकर उनके लिए ना मिले।
तो सबसे पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है आपका नो पुअर्टी। गरीबी को हमें क्या देनी है, मात देनी है, उसे इरेडिकेट करना है 2030 तक। सेकंड पर आ गया जीरो हंगर, कोई भूख से नहीं मरेगा। थर्ड पर आ गया कि सभी को आपका गुड हेल्थ दी जाएगी, प्रोवाइड की जाएगी, सभी की अच्छी हेल्थ होगी, ये टारगेट है हमारा। फोर्थ पर कि सभी को क्वालिटी एजुकेशन दी जाएगी। फिफ्थ जेंडर इक्वालिटी हम बनाएंगे पूरी दुनिया में। ठीक है सर, बहुत बड़े बड़े गोल हैं। जरा देख ले कोविड-19 का इंपैक्ट क्या करा कोविड-19 ने। 9 करोड़ से लेकर 40 करोड़ लोगों के बीच में एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर 9 करोड़ से 40 करोड़ लोग पुअर्टी में फिर से धकेल दिए गए हैं, अकेले एशिया पैसिफिक रीजन में। और एजुकेशन की बात कर लो, 32 करोड़ बच्चे अकेले इंडिया में अफेक्टेड है इससे, कोविड-19 से, कोविड-19 इंड्यूस्ड लॉकडाउन से, नहीं पढ़ाई पूरी कर पा रहे हैं। कितने कर पा रहे हैं? 5%, 10%, 15%, बस क्वालिटी एजुकेशन सिर्फ उन्हीं के पास है। 32 करोड़ बच्चे और टोटल 100 करोड़ स्टूडेंट्स पूरे वर्ल्ड में अफेक्टेड हुए हैं इस कोविड-19 से। और ये कोविड-19 क्या है? भगवान ने, अल्लाह ने, गॉड ने, उन्होंने भेजा है, हमारा तो कुछ हाथ है ही नहीं इसमें। देखो ये कहां से आया, या तो ये हुआ है डायरेक्ट ट्रांसफर एनिमल से ह्यूमन में, या फिर कोई इंटरमीडिएट इसने इस्तेमाल किया है कि ये आपका चमगादड़ ही मान लो चमगादड़ से गया है, तो चमगादड़ से पेंगोलिन में और पेंगोलिन से ह्यूमन में। अब ऐसे एक वायरस नहीं है, इबोला नहीं है जो साउथ अफ्रीका के अंदर है, जो उनसे आया था चमगादड़ों से, अकेला वही नहीं है। निपाह वायरस, पता नहीं कितने वायरस गिना दूंगा, ये वायरस आप तक पहुंचा है, इसलिए आप इससे डर रहे हैं, इसलिए आप इसके बारे में बातें कर रहे हैं, इसलिए पूरा वर्ल्ड इतना मतलब इसके लिए पागल होया जा रहा है कि हाँ वैक्सीन आए। ओके ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में थोड़ा हमने पढ़ा, एक गोल के बारे में थोड़ा डिस्कस किया, कुछ फैक्ट्स डिस्कस किए कि कहाँ हम स्टैंड करते हैं। आगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकर चलेंगे कुछ दिनों तक, मजा आएगा जब रियलिटी जानेंगे अपने आसपास की। तो पढ़ाई करते रहिए, धन्यवाद।